सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर 22 अगस्त के बाद प्रदेश चुनाव आयोग को वो पत्र लिखेंगे। उसके बाद प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना प्रबल हो गई है। रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल ने 22 अगस्त के बाद राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर पत्र लिखने की बात कही है। सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। चंडीगढ़ में बीजेपी ने पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक की, जिसमें सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किया। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव का मामला अभी कोर्ट में है, वहां से निपटते ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि संगठन के लिहाज से सारे चुनाव एक साथ होने पर जोर है, लेकिन इस पर फैसला सरकार और चुनाव आयोग को लेना है। नहीं, सरकार की अपनी तैयारी है। जो मामला कोर्ट में है वो कोर्ट से मामला निपटते ही सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। यही मुख्यमंत्री जी ने हमारी बैठक में भी कहा और कल भी हमारी इसी प्रकार की एक मैराथन बैठक है, जो लगभग 45 के लगभग नगर पालिका परिषदों के चुनाव होने वाले हैं। उनके के लिए भी एक मूलचंद शर्मा जी के निवास पर उसकी भी एक प्रबंधन कमेटी बनी है। इसी प्रकार की बैठक होगी। संगठन का नजरिया सारे चुनाव की एक साथ तैयारी का है। निर्णय सरकार को करना होता है और स्टेट के चुनाव आयोग को करना होता है कि चुनाव किस रूप में कराएगा। मंगलवार को जहां बीजेपी ने चंडीगढ़ में बैठक कर पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ बुधवार को भी पंचायत चुनाव पर बीजेपी मंथन करेगी। साथ ही पंचायत चुनाव के बहाने कांग्रेस भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस में संगठन का विस्तार नहीं होना उसके लिए चुनौती बन सकती है। उधर इनेलो भी पंचायत चुनाव के बहाने अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन भी तलाशने की कोशिश करेगी। सभी पार्टियां चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा गांव में उनकी पार्टी की सरकार बने, ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनकी मजबूत दावेदारी बनी रहे। एक तरफ बीजेपी अपने कामकाज के आधार पर वोट मांगेगी, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां कृषि कानून, महंगाई और स्थानीय मुद्दे के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन जनता किसको वोट करेगी, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार हम बैठकों का दौर देख रहे हैं पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर। रवि, गांव की सरकार बनाने को लेकर तैयारी में सब जुटे हैं, लेकिन कौन किस पर भारी नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी लगातार जो है बैठकों का दौर बीजेपी का जारी है, कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव, एलनाबाद उपचुनाव कह लीजिए, फिर नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, तमाम चुनावों को लेकर काफी गंभीर है और काफी इस पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है कि किस प्रकार से लगातार जो है लोगों के बीच जाया जाए, लोगों को समझाया जाए। कृषि कानूनों के जो विरोध कर रहे हैं किसान, सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए तो वही साबित हो रही है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो धरना स्थल पे जा रहे जो लोग हैं, वो गांवों से आते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए पंचायत इलेक्शन बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि उनको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जिस प्रकार से विरोध हो रहा है लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं का, तो काफी चिंता में इस वक्त जो है बीजेपी और जेजेपी सरकार जरूर है और उसको साधने के लिए लगातार जो है बैठकों का दौर जारी कर रही है। हालांकि मैं बात करूं, जो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने के बाद उसमें एक एनर्जी जो है वो जरूर आई है। कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की गठन की बात कर रही है और लगातार जो अलग अलग प्रदेशों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिलने का प्रयास जो ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं और तीसरे मोर्चे की गठन की बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 25 सितंबर को जो चौधरी देवीलाल की जयंती है उस पर जो है तीसरे मोर्चे का गठन जो है उस किया जा सकता है और उसका नाम भी वहीं फाइनल किया जाएगा। और लगातार उस प्रकार से इनेलो के जो वर्कर्स हैं उनमें भी एक उत्साह देखने को मिलता है। मैं बात करूं जेजेपी की, जेजेपी भी लगातार अपने संगठनों का विस्तार कर रही है। हाल ही में जेजेपी की भी एक संगठन की बैठक हुई थी, तो उसमें भी तमाम तरह के जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का प्रयास किया, ज्यादा से ज्यादा एक मुहिम छेड़ी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जो पार्टी में शामिल कराया जाए। तो तमाम ऐसे कल
वो इंसो का राष्ट्रीय दिवस भी है, उसको लेकर भी जो है एक बड़ा प्रोग्राम करने का जो है प्लान जो इंसो कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का प्रयास, जो पंचायत इलेक्शन, नगर पालिका, नगर परिषद के जो चुनाव होने हैं, इलाहाबाद उपचुनाव जो होने हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं मीटिंगों का दौर जारी करते हुए और अपने तमाम जो जितने भी लोग हैं, अपने साथी हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार इस प्रकार से बैठक हो रही है तो उससे अंदेशा यही है कि जो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक पहुंच की जाए और तमाम जैसे भी बीजेपी की जो सरकार है उनकी नीतियां कैसे प्रदेश में निचले स्तर तक पहुंचे, जो उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनके कोर वर्कर्स हैं, उन तक जो सुविधाएं जो दी हैं सरकार ने वो कैसे पहुंचे, इसी को लेकर बैठक की जा रही है। लोगों से अब हल्के के हिसाब से उन नेताओं के, अपने संगठन के जो मंत्री हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। किस प्रकार की जो मुश्किलें आपको आ रही हैं वो तमाम फीडबैक लेकर आगे की जो रणनीति है वो इस बैठक में जो तय होने वाली है। जी अनामिका। सरकार की नीतियां और उपलब्धियां, सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसे लेकर गुरु मंत्र इन बैठकों में दिया जा रहा होगा कि डोर टू डोर कैसे इन चीजों को ले जाया जाए ताकि वो वोट में कन्वर्ट हो। एक चीज और कि बीजेपी काफी नाराजगी झेल रही है किसान आंदोलन को लेकर। अगर बीजेपी इस तरह से अपनी तैयारी कर रही है कि वोट में कन्वर्ट हो, उसकी तमाम कोशिशें, विपक्ष भी अपनी कोशिशों में जुटा हुआ है, उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दों के अलावा भी। सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन, कोरोना की दूसरी लहर में जो खामियां रह गई जिसकी वजह से कई जाने गई, वो मुद्दा, महंगाई एक और बड़ा मुद्दा है। तो विपक्ष के पास ज्यादा मजबूत हथियार है क्या इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से विपक्ष की मैं बात करूं, विपक्ष को बैठे बिठाए बहुत से मुद्दे मिल गए हैं। महंगाई का मुद्दा, जैसे आपने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा तो लगातार 7-8 महीने से चल ही रहा है। तो सबसे अहम मुद्दा तो किसान आंदोलन है। इसके अलावा मैं बात करूँ लगातार जो मोबाइल टैपिंग, उसको भी लेकर सरकार को घेर रही है कांग्रेस। लगातार ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। गाँव में पानी निकासी की सुविधा, पेयजल की जो सुविधा नहीं हो पा रही, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। और वही मुद्दे जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की मैं जब जिक्र हुआ है, कांग्रेस की जब मैं बात करूंगा, तो उसके लिए एक अड़चन ये भी है, उनकी आपसी जो मनभेद है वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, तो तमाम जो लोगों का, उन दोनों गुटों का जो समन्वय नहीं बैठ पा रहा, लोगों के आपसी जो मन है वो नहीं मिल पा रहे, तो कुछ ना कुछ जरूर इसमें से भी उनके लिए जो है नुकसान की चीजें निकल के सामने आएंगी। और कहीं ना कहीं एक प्रदेश इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें एक जुट होकर जो इलेक्शन लड़ता है तो निश्चित तौर पर जीत उसी की होती है। कहीं ना कहीं बीजेपी की मैं बात को इसी में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी लगातार इलेक्शन लड़ती आई है, कहीं ना कहीं एक उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी अच्छा है तमाम पार्टियों से। क्योंकि जिस प्रकार से वो इलेक्शन लड़ती है, तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, या फिर आप कह लीजिए कि उनके जो पन्ना प्रमुख हैं, वो 3-3 जो महीने पहले जो इलेक्शन होता है तो गांव में जाते हैं, डेरा जमा लेते हैं, वो तमाम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि सरकार ने आपके लिए ये किया है। तो मैनेजमेंट के मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम पार्टियों से काफी आगे है। और इसका एक उदाहरण जो हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था, माफ कीजिएगा, जो बड़ौदा उपचुनाव हुआ तो उसमें भी देखने मिला, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ जो बड़ौदा माना जाता था, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि एक तरफा जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें मात्र 10,000 की सीट कांग्रेस की हुई थी। तो ऐसे में बीजेपी लगातार, जिस प्रकार से मैनेजमेंट सिस्टम बीजेपी का है, तो बाकी पार्टियों का कहीं ना कहीं उस हिसाब से इतना अच्छा मैनेजमेंट है नहीं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज का एडवांटेज है। चुनाव लड़ने के लिए इनकी जो मैकेनिज्म है उसका कोई तोड़ नहीं है, और खासकर कई धड़ों में बटी हुई कांग्रेस के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र किया, तब की बात और थी, तब ये तीनों बड़े मुद्दे नहीं थे, अब ये तीनों बड़े मुद्दे हैं। ऐसे वक्त में जब गांव की सरकार बनाने की कवायदों की बात हो रही है, मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा रुकिए। हमारे साथ विजेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। चौहान जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। विजेंद्र चौहान जी। जी नमस्ते। नमस्ते सर। गांव बिल्कुल आ रही है सर। गांव की सरकार को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितने तैयार हैं आप? देखिए, राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव को पूरी संजीदगी के साथ और पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। हरियाणा में अभी जो चुनाव स्थानीय निकायों के या ग्राम पंचायतों के
गांव की और नगर की सरकारों के जो चुनाव लंबित हैं, वो चुनाव जैसे ही सरकार की तरफ से उनका या संबंधित जो आयोग है उसकी तरफ से उसका शेड्यूल आता है, हम लोग पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। और हम तो ऑलरेडी उस दिशा में हमारे संगठन की बैठकों का सिलसिला चुनाव प्रबंधन का वो शुरू हो चुका है। इसकी जानकारी आप सबके माध्यम से और आपको भी है और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी है। बिल्कुल, हम लगातार बैठकों का दौर देख रहे हैं, आपकी तैयारी देख रहे हैं सर कि किस तरह से आप लोगों ने कुर्सी की पेटी बांध ली है। क्या आप भी ये समझ रहे हैं कि महंगाई, कोरोना और किसान आंदोलन के जो मजबूत हथियार विपक्ष के पास हैं, उससे पार पाना मुश्किल होगा? बिल्कुल भी नहीं। विपक्ष तो मैं ये कहूंगा कि विपक्ष के पास वास्तव में कोई हथियार है ही नहीं। विपक्ष की तो स्थिति बिल्कुल वैसी सी हो रखी है कि वो हरियाणवी मुहावरा आजकल मेरी जुबान पर चढ़ा हुआ है कि मौका चुकी डोमड़ी गावे आड़ पताड़। हमारे यहाँ का विपक्ष आप उनको देख लीजिए ना, वो क्या बातें कर रहे हैं। जिन विषयों पर जिस अंदाज में बोलना चाहिए विपक्ष के नाते वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास असल में ना तो मुद्दे हैं ना मुद्दों की समझ है। और उससे भी जो खराब स्थिति विपक्ष की उसकी वजह ये है कि विपक्ष के जो हरियाणा में कथित नेता हैं, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता उसको गंवाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने अपने कार्य के दम पर अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बनाया है। मसलन हरियाणा में हमारे विपक्षी कहां खड़े होकर ये कह सकते हैं कि उनके शासनकाल में गांव के, शहर के नौजवानों को नौकरियां जो सरकारी मिली वो प्रामाणिकता के साथ मिली, ईमानदारी के साथ मिली, मेरिट के आधार पर मिली। हम कह सकते हैं, और केवल हम नहीं कह सकते, हमारी ये बात गांव का, नगर का साधारण नौजवान, साधारण परिवार का, कोई रिक्शा चालक का बेटा होगा, कोई किसी साधारण दुकानदार का बेटा होगा, किसी गांव में रेडी चलाने वाले जो बर्तन बनाने वाले कुंभकार हैं उनका बेटा होगा, वो कह देगा, हमारी गवाही दे देगा। तो हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास हमारे द्वारा किया गया काम है। विपक्ष के पास कुछ रटे हुए डायलॉग हैं, पुराने हो चुके हैं। वो पुरानी टेप कितना लोग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, ये आप और हम जानते हैं। दो सवाल सर एक साथ पूछ लेती हूँ, एक तो आपकी बात से निकल कर आया, एक मैं पूछना चाह रही थी वो पहले पूछती हूँ। आंदोलनकारी किसान बीजेपी को, जेजेपी को भी, बहरहाल आप बीजेपी के लिए बताएं, बीजेपी को गाँवों में घुसने नहीं दे रही है। ऐसे में चुनौतियां दिख रही हैं क्या आपको गांव की सरकार के लिए? मैं आपको यूं इस बात का चित्र यूं खींचूंगा कि हर गांव, जब भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल सत्ता में आता है, बहुमत से जीत कर आता है, तो सब तो उसके समर्थक कभी भी नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है, तो भी हर गांव में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के खिलाफ हैं। अब वो 10-20 लोग खड़े होकर के ये कहने लग जाए घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो एक तो उनका तरीका गलत है, दूसरा उनको अपनी ताकत के बारे में वहम है। जनता बहुतायत में आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल के हैं, चाहे वो शहरी अंचल के हैं। जमीनी स्थिति और जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के कुछ लोग हुंकार भरने की बात कर रहे हैं कि ये नहीं करने देंगे, घुसने नहीं देंगे, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, गैर प्रजातांत्रिक तत्व हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे, उनको भी चुनौती देंगे। हम आम जनता से पूछने और कहने और कहलवाने वाले हैं कि भाई विरोध कर सकते हो, विरोध करने का हक ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? जी कॉन्फिडेंस है ये, कैसे इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह देंगे आप? ठीक है, आपने कहा कि आपके पास गिनाने के लिए अपने मुद्दे हैं, अपने विकास कार्य हैं। किन मुद्दों के साथ और क्या विकास कार्य गिनाते हुए आप उतर रहे हैं चुनावी समर में? हरियाणा में, हरियाणा के ग्रामीण अंचल में अगर आप गांव की बात करें, हरियाणा के हर गांव में पिछली पंचायत का जो कार्यकाल यूं कहिए, अगर उसी को एक पैमाना बनाया जाए, पिछली पंचायतों के कार्यकाल में हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां गली, सड़क, पेयजल, विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना हो, अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना हो, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर गांव को पैसा मिला, राज्य सरकार से भी मिला और केंद्र से भी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका काम बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा साहब। ठीक है, तो विपक्ष क्या बोलेगा जान लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत है रेड न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। बीजेपी की तैयारी तो दिख रही है सर, आप सुन भी रहे थे
काफी देर बाद मैं आपके पास, आपकी कितनी तैयारी है? तैयारी पहले बीजेपी की हवा जो है वो आप बड़े सवाल पूछे लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गली के अंदर भी घुस नहीं सकते। पंचायत की तो बहुत बड़ी बात होती है, पंचायतों में तो घुसना इनका बिल्कुल बैन है, क्योंकि वो लोगों ने, किसानों ने बैन कर रखा है, गाँवों ने बैन कर रखा है, बाहर गाँव के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि चौहान जी सुन रहे हैं ना, आदमी घुसना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, इनसे जरा ये पूछ लीजिए कौन सा कानून किसी को बैन करने की अनुमति देता है? केवल धिंगड़ा जी 10 आदमी खड़े होकर के मेरे गांव में कह देंगे कि कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे? बीजेपी का अधिकार जो है कौन सा कानून आपको इस बात की अनुमति देता है? ऐसे निकृष्ट लोगों की बातों का समर्थन करना भी देश के कानून का, संविधान का अपमान है। मेरे गांव में मैं 10 आदमी ले आऊंगा, 2 आदमी ले आऊंगा जो कह देंगे कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे, आप उनका समर्थन करोगे क्या? बताइए। बीजेपी का जवाब ले लेते हैं चौहान जी जवाब ले लेते हैं, बोलिए ढींगरा साहब। बीजेपी का अहंकार बीजेपी को ले डूबेगा, क्योंकि बीजेपी को अहंकार आ गया। इनको ये कि लोगों ने इनको वोट दी तो ये शायद सत्ता के लिए बैठ गए, इनको ये अहंकार हो गया। इनको ये नहीं पता कि लोगों द्वारा मत प्राप्त करना पड़ता है, फिर दोबारा और काम बताना पड़ता है। काम कोई किया नहीं, अगर काम कोई किया होता तो गाँव के बाहर बोर्ड क्यों लगते कि बीजेपी के आने वर्षित है। ये लोगों ने बोर्ड जो है वो गाँव के जो प्रमुख होते हैं उन्होंने ही लगा रखे, और मैं इनको वही गाँव में जाने की बात कर बताने के लिए। धिंगड़ा जी मूल गांव कौन सा है आपका? गांव बता दीजिए। हरियाणा जो है वही बोर्ड लगा के बैठे हैं। जिस गांव के आप हो उस गांव में करोड़ों रुपए लगे होने का और काम हुए होने का प्रमाण मैं केवल धिंगड़ा को साथ ले जाकर दिखा सकता हूं और साबित कर सकता हूं कि केवल धिंगड़ा कांग्रेस के बिहाफ पर झूठ बोलते हैं टेलीविजन चैनल पर खड़े होकर। बीजेपी का बुलंदा आपके गांव में चलता हूँ चलो, मेरे गांव में चलता हूँ चलो, आपके गांव में चलता हूँ चलो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में चलते हैं चलो। चलिए एक सेकंड दोनों रुक जाइए, ठीक है एक सेकंड दोनों रुक जाइए। केवल ढींगरा जी रुकिए, नहीं ठीक है अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी, एक सेकंड चौहान जी रुकिए ना प्लीज सर रुकिए। बीजेपी गिना रही है सर उंगलियों पे कि हमने ये काम किया, आपने ये काम किया, उन्होंने अस्पतालों का जिक्र किया, वो शिक्षा में बात कर रहे हैं। गांव में चलने का निमंत्रण दे दीजिए, वो आपको साइट पर ले जाकर दिखाने को तैयार है ढींगरा साहब। केवल ये कहने से कि बीजेपी झूठ का पुलिंदा है और अहंकारी है, आप बताइए ना किन मोर्चों पर फेल हुई। आप भी तो उंगलियों पे गिना दीजिए कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, आप वो एग्जाम्पल्स दीजिए ना, उदाहरण दीजिए। उदाहरण ये है कि किसानों के काम के मोर्चे पे फेल हुई, एजुकेशन क्षेत्र में फेल हुई, पब्लिक के जो छोटे छोटे काम होते हैं, एक अगर डीसी के पास भी, एक स्टेट ऑफिस के पास भी, किसी भी जगह पे अगर कोई भी काम करवाना हो तो जब तक उसकी जेब गर्म नहीं होती तब तक वो काम नहीं होता। आप ये सबूत लाइए, प्रमाण दीजिए, यूं कहने से प्रमाण नहीं है, एक पैसा खर्च नहीं किया। सुनिए प्रमाण ले आइए, पैसा खर्च हो रहा है। एक मिनट इनको रोके ना, मुझे बारी से प्लीज, घड़ी की तरह। हाँ यार रोके इनको। ये जो है, ये जो चल रहे हैं घड़ी की स्पीड से, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने काम कोई किया नहीं। ये कह रहे हमने पैसा बांटा, घड़ी की स्पीड से चलना तो अच्छी बात है ना सर, स्वर्ण जयंती, केवल ढींगरा जी घड़ी की स्पीड से चलना तो अच्छी बात है ना ढींगरा साहब, घड़ी से पीछे कौन चलना चाहता है? सुन तो लीजिए, पैसा जो बांटा वो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में हेमा मालिनी को दिया, वाजपेयी को दिया, वहाँ ऐसे ऐसे काम करवाए कि जो पैसा अपने ही बीजेपी के आदमियों को दे दिया गया, जो कि पैसा जाना चाहिए था लोगों तक, वो लोगों तक जाने की बजाय पैसा बीजेपी के एमपीओ को दे दिया गया। स्वर्ण जयंती रोजगार बनाया जाता है जिसमें 1200 करोड़ रुपए खर्चा जाता है। चौहान जी 2 मिनट रुक जाइए बस, मैं आ रही हूँ। ठेका ले रखा है एमएलए के भाई के भतीजों ने और दूसरों ने, सबने अमाउंटों का ठेका ले रखा है और वो अमाउंट जो है उनके खातों में जा रही है। ये बोलकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, बाद आपके मुद्दे क्या होंगे ढींगरा साहब? मुद्दे क्या होंगे आपके? हमारा मुद्दा होगा, हमारा जो 10 साल का राज्य था उसका विकास। हमने गांवों का विकास किया, हमने शहरों का विकास किया और हमने 1400 करोड़ का बजट 38,000 करोड़ का लेके जाने का काम किया था, जो सीधा दिखता था। आज की डेट में 14 गुना बजट हुआ था उस समय, आज की डेट में
7 साल के अंदर सिर्फ 3 गुना बजट भी इंक्रीज नहीं हुआ। चलिए हमारा बिल्कुल दिखता है आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है सर, इनका दिखता है झूठ का बुलंदा। दोनों ने विकास की बयार बहाई, फिर भी शहर और गांव जलमग्न हो गए जरा सी बारिश में। रुक जाइए, जवाब लीजिए। चौहान जी जवाब दीजिए इनका। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि केवल ढींगड़ा जी अपने गांव का नाम बताएं, मेरे साथ चलें या मेरे गांव में चल पड़े, वहां पर क्या काम हुए हैं, कितना पैसा आया है, वो मैं इनको प्रत्यक्ष दिखा दूंगा। आपका रिपोर्टर, आपका कैमरा वहां मौके पर रहे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1 मिनट तो चले जाऊंगा गाँव में, इनको रुक जाइए ना प्लीज, रुक जाइए, रुक जाइए, बोलने दीजिए ना। हाँ, आपकी बारी में चुप करा दिया था, रुक जाइए। दूसरी बात ये कि ढींगड़ा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हाथ गर्म किए बिना काम नहीं होते। हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को खुला निमंत्रण देता हूँ, अगर इन्होंने कोई काम किसी का हाथ गर्म करके करवाया हो, क्योंकि इन्होंने करवाया होगा तभी ये कह रहे हैं चैनल पर, जिम्मेदार आदमी है तो ये उस अधिकारी का भी नाम दें, कोई प्रमाण हो तो वो दे दें, उसको टांगेंगे साहब हम। और ढींगड़ा जी गवाह बनने के लिए हिम्मत दिखाएं, तैयारी करें। केवल हवा में फेंक देना कि ये भ्रष्टाचार हो गया, ये हाथ गर्म हो गए, ठंडे हो गए। साहब आप राजनीतिक रूप से ठंडे हुए पड़े हो। आपकी पार्टी की हालत ये है कि आपकी नेता एक कहती हुई कैमरे पर देखी सुनी पूरे हरियाणा ने कि हमारा तो नाश हो लिया था, भला हो जाए किसान आंदोलन का, इस आंदोलन में आगे बढ़ाओ, पीसे भेजो, घी भेजो, दारू भेजो, किसान आंदोलन के दम पे कांग्रेस ने जिंदा करांगे। कौन सी कांग्रेस किसान आंदोलन को, किसानों को दारू पिला के जिंदा होने का सपना देखती हो, उसको घुसने देंगे गांव में किसान, उसको स्वीकारेंगे किसान। आपको बुरी तरह नकारा हुआ है हरियाणा के लोगों ने, आगे भी स्वीकार नहीं करेंगे। ढींगड़ा जी मेरा निमंत्रण परमानेंट है, जब कहोगे किसी भी गांव में, आप अपना और मेरा गांव भी छोड़ दीजिए, जिस गांव में आप कहोगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गांव तक, वहां जाकर मैं प्रमाण दे दूंगा कि हमने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, मैं बोलूं? बोलिए। देखिए ऐसा है, पहले तो सीधी बात ये है कि इनका नाम अगर कहीं जाएगा कि ये इस गांव में जाना चाहते हैं तो लोग काले झंडे लेके इनके पीछे भागेंगे और इनकी गांव में घुस नहीं पाएंगे। चलो देखो, रुक जाइए ना चौहान जी, मैम रोको इनको, बस 1 मिनट रुकिए, जवाब ले लीजिए। बोलिए। हाँ देखिए इनके यहाँ इतने काले झंडे दिखाए जाते हैं, कहीं गाँव में घुस नहीं सकते। और दूसरी बात और बताता हूँ, ये जो विकास की जो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने ऐसा विकास किया कि लोग जो है इनको प्रतिबंध कर रहे हैं गाँव में घुसने से। और मैं आपको दूसरी चीज, चलो चलते हैं ये आपके गांव में, सुनिए धैर्य रखिए, चलो चलते हैं मेरे गांव में। ऐसे नहीं होगा ना सर, ऐसे कैसे काम चलेगा गाँव में, ऐसे कैसे काम चलेगा? धैर्य नहीं रखते ना। बोलिए, खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए ढींगड़ा साहब, मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका विकास तो जनता बताएगी। इन्होंने 75 सीटों के दावे किए थे ना, 75 पार हुआ था, 75 पार 40 पे रह गए थे और हम जो है 31 पे आए थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि करिश्माई जीत मिलेगी आपको, करिश्माई जीत मिलेगी आपको, यही ना केवल ढींगड़ा जी? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों।